नमस्कार। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना पर बात करने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जहां एक मां की असीम ममता और हमारे सिस्टम की लगातार होती विफलताओं का सीधा टकराव हुआ। हम बात कर रहे हैं जबलपुर के बरगी डैम हादसे की। सच कहूं तो ये सिर्फ एक इत्तेफाक या दुर्घटना नहीं है। ये उन अनगिनत गलतियों और लापरवाहियों की कहानी है जिन्हें बहुत आसानी से नजरअंदाज कर दिया गया। तो आइए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि उस दिन असल में हुआ क्या था। अब सोचिए ये कितना बड़ा विरोधाभास है। एक माँ और उसका बच्चा गहरे पानी में डूब जाते हैं, वो भी तब जब माँ ने एक गहरे लाल रंग की लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। जरा इस पर गौर कीजिए। एक ऐसी चीज जिसे बनाया ही जान बचाने के लिए गया है, वो आखिर में फेल कैसे हो गई? इस पूरी त्रासदी की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें इसी अहम सवाल से शुरुआत करनी होगी। तो चलिए सबसे पहले उस दिन के माहौल और परिस्थितियों को समझते हैं। गुरुवार की शाम थी, करीब 5 बजे का वक्त। बरगी डैम, जो कि अपने शांत पानी और खूबसूरती के लिए जाना जाता है, अचानक एक बेहद खौफनाक रूप लेने लगा था। हवाओं ने अपना रुख पूरी तरह बदल दिया था। 74, जी हां, 74 किलोमीटर प्रति घंटा। उस शाम अचानक हवा की रफ्तार इस खतरनाक स्तर तक पहुंच गई थी और इतनी तेज आंधी ने पलक झपकते ही डैम के उस शांत पानी को लहरों की एक जानलेवा, ना पार की जा सकने वाली दीवार में तब्दील कर दिया। प्रकृति का रौद्र रूप सामने था और वो क्रूज उस खौफनाक मौसम के ठीक बीचों बीच फंस चुका था। और पता है, इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा चुभने वाली बात क्या है? सिर्फ 300 मीटर। वो क्रूज किनारे से महज 300 मीटर की दूरी पर पलटा था। सुरक्षा और जमीन बस कुछ ही फासले पर थीं। लेकिन प्रकृति के उस भयंकर प्रहार के सामने वो चंद मीटर की दूरी भी एक ऐसी खाई बन गई जिसे कभी पार नहीं किया जा सका। अब जरा बाहरी मौसम से हटकर विज्ञान के नजरिए से देखते हैं कि आखिर पानी के अंदर हुआ क्या। हमें यह समझना होगा कि ऐसी स्थितियों में बचाव उपकरण काम करना बंद क्यों कर देते हैं। क्या आपने उत्प्लावकता या बॉयंसी के बारे में सुना है? आसान भाषा में समझें तो ये पानी का वो बल है जो किसी भी चीज को ऊपर की तरफ धकेलता है। एक लाइफ जैकेट बिल्कुल हवा से भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। इसका एक ही काम है पहनने वाले को लगातार पानी की सतह की तरफ ऊपर खींचना। तो ये जैकेट फेल कैसे हुई, इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, जैकेट सिर्फ एक इंसान का वजन उठाने के लिए डिजाइन की गई है। स्टेप 2, जब उसमें एक और शरीर यानी वो बच्चा जुड़ा तो वजन क्षमता से बहुत ज्यादा हो गया। और फाइनली स्टेप 3, डूबने की घबराहट, उस छटपटाहट ने एक भारी विपरीत बल पैदा किया। इन तीनों चीजों के मिलते ही जैकेट की वैज्ञानिक क्षमता पूरी तरह टूट गई और वो रक्षक गुब्बारा एक भारी पत्थर बन गया। लेकिन रुकिए, ये कोई मशीनी खराबी नहीं थी। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और बेहद दर्दनाक मानवीय भूल थी। उस माँ और बच्चे को एक ही लाइफ जैकेट शेयर करने के लिए मजबूर किया गया था। क्यों? क्योंकि नाव पर बच्चों के लिए अलग से कोई लाइफ जैकेट थी ही नहीं। इसी कमी ने उस माँ को इस स्थिति में धकेल दिया जहां उसे अपनी और अपने बच्चे की जान एक ही जैकेट के भरोसे छोड़नी पड़ी। विज्ञान अपनी जगह है, लेकिन अब आते हैं उस कड़वी सच्चाई पर जहां लापरवाही अपने चरम पर थी। यह हादसा अचानक नहीं हुआ, बल्कि मुनाफे को सुरक्षा से ऊपर रखने की उस दीमक लगी व्यवस्था का नतीजा था जो काफी समय से चल रही थी। जरा इस डरावने अंतर को देखिए। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि सिर्फ 29 टिकट बेचे गए थे। सब कुछ नियमों के तहत लग रहा है ना? लेकिन असलियत ये थी कि नाव पर 43 से 47 लोग सवार थे। पैसे कमाने की लालच ने नाव पर इतनी भीड़ बढ़ा दी थी कि उसका संतुलन बिगड़ना लगभग तय था। कागजों में हेरफेर करके लोगों की जान से सीधा खिलवाड़ किया गया। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मौसम विभाग की गंभीर चेतावनियां पूरी तरह इग्नोर कर दी गई। लाइफ जैकेट जरूरत से बहुत कम, नाव के फिटनेस सर्टिफिकेट तक पुराने और एक्सपायर्ड थे, और मुनाफे के लिए भीड़ तो ठूंसी दी गई थी। देखा जाए तो ये कोई हादसा था ही नहीं, ये तो लंबे समय से अनदेखे किए जा रहे सुरक्षा नियमों का सीधा सीधा रिजल्ट था। और संकट के समय नाव चला कौन रहा था? कोई प्रोफेशनल या इमरजेंसी के लिए ट्रेन किया गया क्रू? नहीं, नाव का संचालन दिहाड़ी मजदूर कर रहे थे। जाहिर है उन्हें ऐसी किसी भी खौफनाक स्थिति से निपटने की कोई ट्रेनिंग नहीं मिली थी। जब इतनी तेज आंधी में नाव डगमगाई तो वहां स्थिति को संभालने के लिए कोई भी एक्सपर्ट मौजूद नहीं था। हादसा तो हो गया, लेकिन उसके बाद क्या? बचाव का असली सच और भी ज्यादा डरावना है।
पानी के भीतर जब जिंदगियों की जद्दोजहद चल रही थी, तब समय और बढ़ता हुआ अंधेरा सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। ये बात आपको अंदर तक हिला देगी। डैम पर क्रूज चल रहा है, मौसम खराब होने का अलर्ट है, फिर भी वहां 0 स्टैंड बाय रेस्क्यू बोट मौजूद थी। एक भी लाइफगार्ड वहां तैनात नहीं था। मतलब जब वो नाव डूबी तो पानी में गिरे उन लोगों को बचाने के लिए तुरंत मदद करने वाला कोई नहीं था, बिल्कुल कोई नहीं। और फिर जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी SDRF का ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे और खराब मौसम ने सब कुछ मुश्किल कर दिया। 28 लोगों की किसी तरह जान बचाई गई, 9 शव निकाले गए और 10 लोग लापता रहे। याद रखिए, ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये उन परिवारों का दर्द है जो वहां बस कुछ खुशी के पल बिताने गए थे। अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन का एक ही रटा रटाया जवाब होता है, हमारे पास टीम की कमी थी। लेकिन सच बताइए, क्या ये खोखला बहाना उस बेजान मां और उसके बच्चे को दिया जा सकता है? जब इंसानी जान चली जाती है तो संसाधनों की कमी का ये तर्क पूरी तरह से बेमानी और शर्मनाक लगता है। तो सवाल ये है कि आगे क्या? इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद हमें क्या सबक लेना चाहिए? ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि कोई भी दूसरा शांत और खूबसूरत पर्यटन स्थल ऐसी डरावनी कब्रगाह में न बदले। ये कुछ चीजें हैं जो तुरंत और सख्ती से लागू होनी चाहिए। हर क्रूज के साथ एक स्टैंड बाय रेस्क्यू बोट का होना अनिवार्य हो, नाव की क्षमता और टिकटों की चेकिंग कड़ाई से हो, स्टाफ को प्रोफेशनल क्राइसिस ट्रेनिंग मिले और नाव पानी में उतारने से पहले मौसम की रियल टाइम जांच हो। और हां, ये नियम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर लागू होने चाहिए। अंत में ये पूरी घटना हम सभी के सामने एक गहरा और चुभने वाला सवाल छोड़ जाती है। क्या एक मां और उसके बच्चे का ये सर्वोच्च बलिदान इस ढीले सिस्टम को बदलने के लिए काफी होगा? या फिर सुरक्षा के नियम सिर्फ एक दिखावा, एक जानलेवा भ्रम ही बने रहेंगे? जिम्मेदारी तय करना अब हमारी जिम्मेदारी है। हमारे इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।